हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको संविधान के दो जो फंडामेंटल राइट है, जो कि आपका एक था राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज का वीडियो जो होने वाला है उसके आगे जितने भी फंडामेंटल राइट है चार, और उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, पीवाईक्यू में जब देखोगे तब तक आते ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो स्टार्ट किए हो तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। और इसका यदि आपको चाहिए नोट्स, तो नोट्स जो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अपना व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन कर लेना वो मैंने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा संविधान का जो तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, यानी फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 23 और 24 में है, ठीक है। 23 और 24, इससे पहले हम लोगों ने दो आर्टिकल वो जो है चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो अब देखो आर्टिकल 23 में क्या किया गया है, जो इसमें क्या कहा है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी यहाँ पे बोला गया है जो किसी भी व्यक्ति से जो है ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, या फिर उसका जो है अपहरण वगैरह बोल सकते हो वो नहीं कराया जा सकता, इसे ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है, आर्टिकल 23 के तहत, यानी किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। अगला है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के तहत क्या कहा गया है, जो 14 साल के जो भी कम बच्चे, 14 साल से कम के जो भी बच्चे हैं, उनको जो है किसी भी फैक्ट्री या फिर माइनिंग या फिर डेंजरस जो भी वर्क हैं उन सभी चीज़ों में नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से देखते हो जो भी बच्चे कम में लगे रहते हैं उन सभी को जो है सरकार जो है उन्हें वहाँ से हटा देती है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों आपके आते हैं किसके अंतर्गत, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और ये भी बोला गया इसके अंतर्गत एक चीज़ याद रखना, अगर जो देश में इमरजेंसी की स्थिति आ गई तो आपसे जो है बलात् श्रम या फिर बोल सकते हैं आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है। और भाई होना भी चाहिए, यदि आप देश प्रेमी हो तो आप कर भी दोगे बिना किसी वेतन के, ठीक है। तो यही था इसका मतलब। और ये वाला कभी भी लागू नहीं होता है जो किसी भी व्यक्ति से आपको ज़बरदस्ती, ये 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम कराया जाए। आगे हम लोग देखें तो आगे हमारे पास आर्टिकल 25, और यहाँ से आपका रिलीजियस फ्रीडम स्टार्ट होता है, धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें कहा गया है पहला जो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उस धर्म का वो क्या कर सकता है, जो भी रीति रिवाज है उसको फॉलो कर सकता है, उसको जो वो अपना बोल सकते हो प्रोपोगेट, यानी वो बोल सकता है अपना प्रचार भी कर सकता है, ठीक है। और इसके तहत जो भी रीति रिवाज है, जैसे मुसलमानों में देखोगे तो वो क्या है, इस्लाम के तहत वो नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा सिख में देखोगे तो वो पगड़ी वगैरह बांधते हैं। इसके अलावा कृपान रखते हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें इसी के तहत रखा जाता है। यानी आपसे कभी ऐसे भी पूछा जाता है जो सिखों को जो है पगड़ी बांधने का अधिकार संविधान का किस अनुच्छेद में दिया गया, तो वो है आपका आर्टिकल 25। इसके अलावा आप तिलक लगा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपका आर्टिकल 25 जो है वो प्रदान करता है। आगे आपके पास आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन द फ्रीडम टू मैनेज देयर अफेयर्स, यानी क्या है, जब आपको अपने धर्म के लिए मान लो कोई भी चीज़ करना है, ठीक है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, जो आपका कोई भी धार्मिक कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें लगता है जो ये भाई हमें ये पंडाल वगैरह बनाना है या फिर हमें कभी नमाज पढ़ना है, तो उन सभी चीज़ों को जो है वो आपका आर्टिकल 26 के तहत, यानी ग्रुप में जब भी कोई भी काम होता है, जैसे मान लो आपके यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह होता है, तो उन सभी चीज़ों ग्रुपिंग में होती है, तो पंडाल वगैरह देखोगे तो रोड के किनारे भी बन जाता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें, या फिर कभी कभी नमाज, जब जुम्मे की नमाज वगैरह होती है तो वो कभी कभी लोग रोड पे भी पढ़ने लग जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो आपका आर्टिकल 26 के तहत कहा गया है, जो यदि आपको लगता है जो हम ग्रुप में ये सभी चीज़ें करने हैं तो आपको ये भी संविधान जो आपको छूट देता है। आर्टिकल 26 में क्या 27 में क्या कहा गया है, जो धार्मिक प्रचार के लिए जो भी आप करोगे, ठीक है, प्रमोट पार्टिकुलर रिलीजन आप कर सकते हो, और इसके तहत जो है आपको सरकार कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लेगी, ठीक है, टैक्स वगैरह नहीं लेगी, आप धार्मिक प्रचार वगैरह करो जिसके लिए। अगला है आर्टिकल 28, नो रिलीजियस नॉलेज इन पब्लिक स्कूल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन स्कूल, यानी जब कोई भी सरकारी पैसे से अगर जो कोई भी स्कूल चल रहा है ना, तो उस स्कूल में जो आप रिलीजियस जो भी धार्मिक शिक्षा, यानी रामायण महाभारत, ये जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को देखोगे तो वो सभी चीज़ों को बैन किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, जो कि सरकारी स्कूल वगैरह जो भी चल रहे हो वहाँ पे। और आपके लिए जो यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 आपके 25 जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले तो यहाँ तक आपका रिलीजियस फ्रीडम हो गया। आगे बढ़े तो हमारे पास है अगला जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के तहत 29 और 30,
ठीक है, 29 और 30। इसके तहत क्या कहा गया है, जो आर्टिकल 29 में कहता है माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर, यानी किसी भी व्यक्ति का जो भी भाषा है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा का, ठीक है, उनका जो लिपि है और उनका जो संस्कृति है, उन सब की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और इसके तहत जो है उसे मान लो भाषा, लिपि, संस्कृति, इन सभी के आधार पे जो है किसी भी बोल सकते हो ये जहाँ पे उसे कोई भी संस्था है वहाँ पे उसके प्रवेश को लेके कभी भी प्रवेश नहीं रोका जाएगा, ठीक है। उन लोगों का जो भी कस्टम है उन सब चीज़ों को वो धारण करके जा सकते हैं। जैसे अभी अगर जो बाय द वे कभी आपको BHU आने को मौका मिले तो यहाँ देखोगे तो बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो अपना ड्रेस पहन के अपना कॉलेज वगैरह करने आते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो आपका आर्टिकल 29 देता है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं अपना जो उनका भाषा है, उनका जो स्क्रिप्ट है, उनका जो रहन सहन है, उन सभी चीज़ों को वो धारण कर सकते हैं। अगला है आपके पास आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के तहत क्या गया है, जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हैं उन सभी चाहें तो वो अपने लिए अपना शिक्षण संस्थान जो है वो खोल सकते हैं, यानी स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं, और सरकार भी इसको जो है प्रमोट करेगी, सरकार इस स्कूल को फंड भी देगी, ठीक है। ये माइनॉरिटीज़ के बारे में बात है, ये अल्पसंख्यक की बात है। ये हो गया आपका आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल 31 में क्या था आपका, संपत्ति का अधिकार जिसे समाप्त कर दिया गया। ये बातें हमने शुरू में ही किया था, पहला जो मेरा लेक्चर था उसमें जाके देखोगे तो उसमें मैंने बताया था पैतृक संपत्ति जो थी उसका जो है समाप्ति कर दिया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, और इसे जो है अभी कानूनी अधिकार बना के रखा गया आर्टिकल 300 के पहला में, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास जो है सातवां जो हमारा मौलिक अधिकार था वो था हमारा आर्टिकल 32, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम लोग बोलते हैं संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। और ये बोलने वाले व्यक्ति थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अंबेडकर जी से आपसे 2 क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। जो आत्मा से रिलेटेड संविधान की आत्मा क्या है, तो एक तो आपको बोला जाता है क्या, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को बोला जाता है, और एक बोला जाता है आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने ही बोला था जो ये संविधान की आत्मा है। ऐसे जनरली सवाल पूछे संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना, बट भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो आर्टिकल 32, ठीक है। तो इसे यहाँ पे है संवैधानिक उपचारों की अधिकार का चर्चा किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और जो है अगर ये जो है इसके तहत जो है संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे, प्रोटेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 2026 के तहत जो है 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी के फंडामेंटल राइट को जो है बोल सकते हो क्षति पहुंचाता है या फिर उसकी अवहेलना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि उन चीज़ों को सुने और जो है कार्रवाई करें। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रिट। तो पहला रिट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है आपका प्रतिबंध, और 5वां है आपका उत्प्रेषण। अब ये क्या होता है, अंग्रेजी में से बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, परमादेश को मैंडमस, फिर अगला है सर्टियोरे, और उसके बाद है प्रोहिबिशन और को वारंटो। अब क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कभी कभी मान लो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में ले लिया और उस व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया, जो हमें बिना मतलब का जो है अरेस्ट कर लिया गया, तो इस चीज़ पे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, उसको सामने लाओ, जिसे तुमने बंद करके रखा है उसे हमारे सामने लाओ, तो इसे ही बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश, मैंडमस। ये क्या होता है, कर्तव्य पालन। जब कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का अवहेलना करने लगता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल का नॉर्मल सा काम है, पुलिस कांस्टेबल का नॉर्मल सा काम है, अब वो व्यक्ति जाके अपना SI का काम करने लगे, वो DSP जैसा काम करने लगे, तो उसे भाई वो सुनाया जाएगा भाई तुम अपने अधिकार क्षेत्र में रहो, ठीक है, अधिकार क्षेत्र में रहो। तो वही है परमादेश, यानी जब कोई भी व्यक्ति का उसके कर्तव्य का पालन का याद दिलाया जाए, उसके लिए जो रिट जारी किया जाता है उसे बोलते हैं परमादेश। फिर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा से क्या होता है, जब कोई भी नज़दीकी न्यायालय, ये न्यायालय से संबंधित है, जब कोई भी निचला न्यायालय कोई भी फैसला ले रही होती है, ठीक है, फैसला ले रही होती है, तो उसको जो है ये क्या कर देता है, रोक देता है, जो भाई अब तुम जो है इस फैसला को नहीं लो, अब हम जो है ये फैसला अपने पास बुला लेते हैं, ठीक है, अपने पास बुला लेते हैं, यानी निचले न्यायालय को क्या कहते हैं, रोक देता है, और सुनवाई करने के लिए जो है वो अपने पास बुला लेता है, कोई भी मामला रहता है, कोई भी केस रहता है तो। और प्रतिषेध क्या होता है, इसी का जस्ट अभी जब भी फैसला ले रही होती है या फिर कार्रवाई कर रही होती है, तब जब कोई भी वो अपने पास केस को बुला लेती है तो उसे बोलते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा। बट जब किसी न्यायालय ने कोई भी निर्णय ले लिया हो, मान लो रमेश को जो है फांसी की सज़ा सुनाई दी गई हो, ठीक है,
फांसी की सज़ा जो है यहाँ पे कार्रवाई चल रही है तो उसे बोलेंगे अधिकार परीक्षा। बट अगर जो यहाँ पे सज़ा सुना दी गई है तब जो है अगर जो कोई भी उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करती है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रतिषेध, यानी फैसला जो है रद्द किया जाएगा। भाई रमेश को अब जो है फांसी नहीं दी जाएगी, तो इस चीज़ का जो जब वो वारंट ये रीट जारी करती है तो उसे बोलते हैं प्रतिषेध। अगला क्या होता है, उत्प्रेषण को वारंट हो गया सार्वजनिक पद पे अवैध रोक, यानी जब कोई भी व्यक्ति मतलब बोल सकते हो उसका ये अधिकार नहीं है और खुद भी जाके वो कब्जा कर चुका है कोई भी पद, तो उसे पे रोक लगाने के लिए हमारा क्या होता है, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। ठीक है, मैं बहुत ही बोल सकते हो शॉर्ट में सभी चीज़ें लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है टाइम की कमी है। ठीक है, इसी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बाय द वे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह जो आपका आज जो है फंडामेंटल राइट जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाएंगे और इसमें जो एक वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो कंटिन्यू बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।